क्या आपको लगता है कि सवाल आसान थे लेकिन टाइम कम था, पेपर लेंथी था यार? या कुछ बच्चे ऐसा लगता है कि यार घर आते आते ना एमसीक्यू जो क्वेश्चन थे ऑप्शन वाले, जहां 4 ऑप्शन होते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो गए। अब मैं कहता हूँ 3 नंबर का सवाल था, बस एक छोटी सी चीज करता हूं, अब मुझे बताओ जरा, अभी 3 नंबर का सवाल था, अब कितने नंबर का हो गया सर? 4 ऑप्शन आ गए, तो 4 ऑप्शन तो सिर्फ 1 मार्क के होंगे मेरे। अगर जैसे 4 ऑप्शन आए तो अब ये सवाल जो 3 नंबर का था वो कितने नंबर का रह गया? वो 1 नंबर का रह गया सर, 3 नंबर खत्म हो गया। अब 3 नंबर का नहीं है, अब 1 नंबर का है। सवाल वही है, सब कुछ वैसे लिखा है, बस 4 ऑप्शन आने से ये सवाल 3 नंबर की जगह 1 नंबर हो गया। जैसे आपको अगर ये रखा है, जितना भी रखा है, मैं कह रहा हूं यहां पर 40 दे रखा है, तो आपको पहला काम करना पड़ेगा, अगर 20 निकालना होगा तो इसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 40 का था 20। और अगर आपको ये निकालना है, ए भी निकालना है, तो जितना है उसको √3 से गुणा कर दो, तो क्या होगा? 20 √3 इतना करना था और ये आंसर आया था 20 √3, ये आंसर सवाल का। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, देखो भाई क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी में लगे पड़े होंगे और अपने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर ये आने वाला है, इसे छोड़ दो, ये बहुत लेंदी है, ये क्या है। लेकिन आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं जहां पर कोई भी टीचर बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अपना काम सिर्फ वो ये समझते हैं हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, अब जाके इन्हें तुम कैसे करो वो आपकी जिम्मेदारी है, या हमने जो क्वेश्चन कराए भाई ऐसे ही होगा क्वेश्चन। लेकिन कभी किसी बच्चे से अगर पूछें तो मैक्सिमम बच्चों का एक सवाल होता है, वो यहां पर कुछ लिखे हुए सवाल है, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? यहां पर लिखा है, मैं ये बात कर रहा हूं मैथ्स के सवाल के लिए, किसके लिए? मैथ्स के लिए, ठीक है, क्लास 10th की बात कर रहे हैं भैया। हालांकि ये सब क्लास में हो सकता है, जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वहां पर सबके लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो वहीं भी बात कर लेते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि सवाल आसान थे लेकिन टाइम कम था? ऐसा लगता है कि पेपर जब गए तो आपको लगता है सारे सवाल आते हैं आपको, लेकिन करते 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 घंटी बज जाती है और आपके आते हुए सवाल भी रह जाते हैं आपसे। अगर ऐसा फील करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इसे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पेपर में बैठ रहे होते हैं, हमें ये भी अच्छा लग रहा होता है, ये भी 4 ऑप्शन है ना, कोई लगा दो एक में, उन चारों में से एक ऑप्शन लगाना होता है तो हम अपनी मर्जी से लगा देते हैं, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं या जैसे भी लगाते हैं। आप जब आते हो तो रास्ते में ही पता चलता है कि दूसरा कोई बच्चा होता है तो बोलता है कि नहीं ये वाला नहीं था, ए नहीं था, ये तो सीधा इसका आंसर। फिर आपको महसूस होता है क्यों, वो कोई ना कोई कारण बताता है तो आपको लगता है भाई यार ये तो गलत हो गया। तो अगर ऐसा फील करते हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। या फिर इन दोनों का सवालों का एक ही जवाब कि पेपर लेंथी था यार। अगर आपसे सिंपल सी अगर भाषा में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं पेपर लेंथी था। तो मैक्सिमम बच्चों को सुना होगा कि पेपर लेंथी था सर, पेपर में बहुत टाइम चाहिए होता है लेकिन सवाल ज्यादा होते हैं और इतना टाइम होता नहीं है और इसलिए पेपर छूट गया, बाकी मेरे को आते थे। क्योंकि हर टीचर तो समझाने की कोशिश कर रहा है ना भाई, हर टीचर पढ़ा रहा है, सारे क्वेश्चन करा रहा है, सारे प्रीवियस ईयर भी करा रहा है, एमसीक्यू भी करा रहा है, फिर भी सबके 100 में से 100 तो नहीं आते ना। क्यों नहीं आ पाते? उसका एक बहुत बड़ा रोल है जिस पर कोई टीचर बात ही नहीं करना चाहता। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं इसे मिटाता हूं और फिर आपसे पूछने की कोशिश करता हूं और फिर एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद आपको शायद उसका आंसर मिल जाएगा, क्या है उसका सोल्यूशन। भाई आपका जो भी मैथ्स का, अगर मान लो मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स का पेपर है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? जो भी क्वेश्चन आते हो, लेकिन शुरुआत के अगर हम देखें तो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू कौन सा वाले क्वेश्चन जिसमें सर ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होते हैं ना भाई, इनमें से एक सही आंसर होता है। ऐसे वाले क्वेश्चन जो आएंगे तो वो कितने होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं। और कितने नंबर का होता है सर? 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब 20 नंबर के ये हमारे पास क्वेश्चन आते ही आते हैं, आके ना, ऐसा ही है भाई, ठीक है। तो सर ये 20 नंबर के क्वेश्चनों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता, बस ये होगा कि हम आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करा देंगे भाई, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लो, ये पेपर में आएगा। ये कभी ऐसा होता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो आपने सी मार्क करा है अपनी प्रैक्टिस में, पेपर में वो सी आ जाए? तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी आ तो रहे ना 20 क्वेश्चन। अब इनमें आप टाइम लगा रहे हो या क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, अभी मैं आपके इस हर सवाल का जवाब एक छोटे से क्वेश्चन से दे दूंगा। अभी ये दिखाता हूं आपको सामने क्वेश्चन, ये 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन है अच्छा खासा, मैं कह रहा हूं सर एमसीक्यू तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, एमसीक्यू नहीं है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है? ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने स्टार्ट कर दिया होगा करना, अगर जो बच्चे मेहनत अच्छे से कर रखे, पूरी साल भर पढ़ाई की है ना, और वो सवाल देख रहे हैं, तो वो अब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी आपको चालू हो जाना चाहिए कि सवाल दिखाई दे रहा है, चलो मैं करके दिखाता हूँ सर, जल्दी दिखाता हूँ। अगर नहीं कर रहे तो फिर आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई, और कर लेते हो तो क्या कर पाओगे, मैं अभी आपको दिखाऊं। तो अगर इसे करना चालू कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे स्टेप 4, स्टेप 5, और ये हमारे पास फाइनल आंसर 20 √3 आंसर आ जाएगा, और इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा।
क्योंकि अब ये सब कुछ करने में अब इसे कौन कर पाएगा भाई? एक वो बच्चा जिसका बहुत अच्छे से बेस तैयार हो चुका है। बेस तैयार है क्योंकि वो सवाल को पढ़ेगा और जिस तरह से धीरे धीरे उसकी ड्राइंग बनाएगा, ड्राइंग बनाने के बाद उसे सॉल्व करना चालू कर देगा। अगर उसे स्टेप बाय स्टेप उसे अगर आता होगा, बेसिक उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, मेहनत करी होगी, तो यहां जाकर उसे 3 नंबर मिल सकते हैं अगर कोई गलती नहीं करेगा तो। ठीक है सर, 3 नंबर के लिए मैं कहता हूं कि ये ऑन एन एवरेज इसमें कितना टाइम लगा सकते हैं भाई? आप इस सवाल को अगर करने में लगाएं, इसमें सवाल भी पढ़ रहे हो और उसके बाद आप यहां पर टाइम लगाते हैं, सवाल पढ़ने का टाइम हटा देते हैं, सॉल्व लगा देते हैं, सॉल्यूशन करोगे तो करीब मैं मानता हूं कि आप इसे, चलो मैं ऐसे मान लेता हूं 3 मिनट मान लेता हूं, इसमें 3 मिनट में आप शायद इसे सवाल को कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 3 मिनट में आप इसे सवाल को कर दोगे और 3 मिनट में 3 मार्क्स लेना बहुत बड़ी मतलब कि कहते हैं बहुत बुरा भी नहीं है। 3 मिनट में 3 मार्क्स मिल रहे हैं ना, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोबारा से आते हैं इसी सवाल पर। 3 नंबर का था सर, 3 मिनट में हो गया, 3 नंबर मिल गए, हो गया काम खत्म। इसी तरह से हम सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके टीचर खुश हो जाएंगे कि भाई ये सवाल आया था, दिया था मैंने, आया पेपर में, अच्छा आ गया, ठीक है कर लो, किया ना, नहीं किया तो तुम्हारी गलती है, कर लिया तो ठीक है, मैंने तो कराया था ना। अच्छा, अब मैं कहता हूं ये 3 नंबर का सवाल था, बस एक छोटी सी चीज करता हूं। अब मुझे बताओ जरा, अभी 3 नंबर का सवाल था, अब कितने नंबर का हो गया? सर 4 ऑप्शन आ गए, तो 4 ऑप्शन में तो सिर्फ 1 मार्क के होंगे भैया। अगर जैसे ही 4 ऑप्शन आए तो अब ये सवाल जो 3 नंबर का था वो कितने नंबर का रह गया? वो 1 नंबर का रह गया। सर 3 नंबर खत्म हो गया, अब 3 नंबर का नहीं है ये, अब 1 नंबर का है। सवाल वही है, सब कुछ वैसे ही लिखा है, बस 4 ऑप्शन आने से ये सवाल 3 नंबर की जगह 1 नंबर का हो गया। और क्या चेंज हुआ सर? और क्या चेंज हो सकता है सर? इसके सिवा कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे, पर ये सोल्यूशन तो 3 नंबर के सवाल के लिए था, तो सर सवाल थोड़ी चेंज हुआ है। आपका सवाल होना चाहिए कि सर सवाल थोड़ी चेंज हुआ है। जब सवाल चेंज नहीं हुआ तो आंसर तो ऐसे ही लिखेंगे सर, हम क्या कर सकते हैं? फिर मैं आऊंगा पीछे, फिर आपके टीचर, क्योंकि अगर पेपर में आया और आप जिस टीचर से पढ़ते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, यहां से भी पढ़ते हैं, वहां दिखाओगे सर ये सवाल आया था, तो वो तो कहेगा मैंने कराया नहीं था क्या? तो आप भी बोल दो कराया था। आपकी नोटबुक उठाओ, नोटबुक में चेक कराओगे तो देखोगे तो करा रखा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 1 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा, क्योंकि अगर वो 1 नंबर में भी आया है तब भी आपको 3 नंबर का सोल्यूशन ही पता है। 1 नंबर का सोल्यूशन ना तो टीचर ने कराया, ना बच्चे को पता है। अब ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा लगेगा कि सर इसका सोल्यूशन, अगर 1 नंबर का सवाल है तो क्या इसका सोल्यूशन चेंज हो सकता है? जब सवाल चेंज हो गया तो सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। अगर 1 नंबर के सवाल को अगर इस तरह से कर रहे हो तो आपके लिए वो शुरू में जो लिखा था ना हमने, क्या था? अच्छा वो मिटा दिया, लिखा था पेपर लेंदी है, तो आप ही के लिए है जो 1 नंबर के सवाल में भी 3 नंबर वाला सॉल्यूशन यूज करोगे। अब मैं कहता हूं ये एमसीक्यू 20 क्वेश्चन आते थे, एक एक नंबर के थे, 20 नंबर लिए। अगर मान लेता हूं इसी तरह से 20 क्वेश्चनों को भी 3-3 मिनट में अगर सॉल्व करोगे तो 60 मिनट में जाके वो आपसे सॉल्व होंगे, अगर सॉल्व किए तो। ठीक है, 60 मिनट में मतलब कि 1 घंटे में आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और 1 घंटे में कितने नंबर मिल गए? आपको मिल गए 20 मार्क्स, अगर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और सारे आपके ठीक निकले तो। यही पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा। एक तरीका वो बच्चा कह रहा होगा सर मैं तो नहीं चक्कर में पड़ता, एमसीक्यू क्वेश्चन देके और मुझे पता है 4 ऑप्शन है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसे लगा के मैं तो 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा, आ गया भाई डी आ गया ऑप्शन, सी आ गया ऑप्शन, ऐसे मार देंगे। पर ऐसे ठीक होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 4 ऑप्शन है, एक ठीक होगा, एक 4 में से अगर एक ठीक होगा तो क्या होगा? 25%। तो अब अगर तुम 20 क्वेश्चन भी कर दोगे तो हो सकता है तुक्के से या किसी भी मेथड से, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आपके 25% मिल जाएंगे। 20 में से कितने मिल सकते हैं? 5 नंबर, इतने हो सकते हैं, लेकिन 15 नंबर तो चलेंगे ना। अब 2 सिचुएशन, सर सॉल्व करें या नहीं करें। सॉल्व करेंगे तो सर टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो बाकी हमारा पेपर छूट जाता है, हमें इसलिए लगता है लेंथी पेपर है। और नहीं करते तो सब आंसर ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि तुक्के में सारे आंसर तो ठीक नहीं हो सकते। मैं प्रोबेबिलिटी को भी मानता हूं, तब भी 5 नंबर मिलेंगे 20 में से, अगर ठीक भी हो सकते हैं तो। हो सकता है ज्यादा मिल जाए, 2 ऊपर नंबर मिल सकते हैं, पर लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है। फिर कैसा करें सर? इसका कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन है, मैं विश्वास दिलाऊंगा, सोल्यूशन है। अगर 1 नंबर का सवाल है ना तो उसे 1 नंबर के तरीके से करो, और 3 नंबर का सवाल है तो उसे उसी तरीके से करो। अगर ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो। और अगर जो बच्चा सीखना चाहता है,
कि सर मैं 1 नंबर का सवाल है, मैं 1 नंबर से सीखना चाहता हूं कि 1 नंबर का सोल्यूशन क्या हो सकता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत बड़ा एक तरह का वरदान हो जाएगा भाई। कैसे समझाऊं? ठीक है। अच्छा, ये अगर इस वीडियो इसका आंसर मैं अगर मैं पूछना चाहूं तो आंसर कैसे होगा, तो इसका आंसर बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले इसके पीछे अच्छा समझा ही देता हूं। जैसे आपको अगर ये दे रखा है, जितना भी दे रखा है, मैं कह रहा हूं यहां पर 40 दे रखा है, तो आपको पहला काम करना पड़ेगा, अगर 20 ही निकालना होगा तो इसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, 40 का था 20। और अगर आपको ये निकालना है, ए बी निकालना है, तो जितना है उसको √3 से गुना कर दो, तो क्या होगा 20√3। इतना करना था और ये आंसर आया था 20√3। ये आंसर इस सवाल का। तो क्या इसके लिए हमने ये सारे चीज की? नहीं की। अब कोई बोलेगा सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, हाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब ये क्या है, इसमें देखो यहाँ 30 और 60 है, यहाँ 40 की जगह मैं कह देता हूं चलो ये छोड़ दो, सवाल तो ऐसे ही बनेंगे ना भाई। यहाँ कहता हूं 50 हो गया, तो बताओ जरा क्या होता सर, 50 का आधा 25 और 25√3, ये रहा सर आंसर इसका। अब इसमें आप 2 सेकंड लगाओ, 4 सेकंड लगाओ, 2 दिन लगाओ, 1 घंटा लगा दो, इसमें लगाओगे। उसके बाद अब दिक्कत आएगी, सर ये आपको तो पता है, हमें कैसे पता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसी के लिए तो बैठा हूं भाई, वही बताऊंगा आज की वीडियो में, वही बताऊंगा। और एग्जाम तक ऐसे ही कुछ सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने के तरीके बताऊंगा, जहां पर बिना सॉल्यूशन के सिर्फ लॉजिक से आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे। इसके पीछे ऐसा नहीं है तुक्का लगाया है मैंने, आप किसी भी तरीके से करेंगे आंसर यही आएगा, ठीक है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, उस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझ लेते हैं धीरे धीरे इस कहानी को। तो सबसे पहले मैं आपके सामने मैंने रख दिया भाई, ये एक हमारे पास है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। मैं कह दिया ए, ये बी, ये सी है, ये 90 डिग्री का एंगल है। मैं कहता हूं जो ये 30 है और ये मेरे पास है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो आपको ये मान लेना चाहिए कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है इनमें, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो ये तो पता चलेगा ना भाई, बड़ा एंगल होगा तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। तो ये बड़े एंगल है ये रहा, और बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, तो ये मान लेना 2, ठीक है। सबसे छोटा एंगल है, इस छोटे वाले सामने छोटी भुजा होगी और वो होगी 1, और बाकी ये बचा है तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी और ये हो जाएगी √3। अब जिनको याद करना है वो याद कर सकते हैं, जिनको लगता है कि सर ये कैसे आया, जो पता करना चाहते हैं, एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, उनके लिए 1 सेकंड का काम है, थोड़ी देर का काम है, आप सीख सकते हैं कैसे। जैसे आपको ये पता चले कि कहां से आए, तो मैं लिखता हूं साइन का 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये निचोड़ दे रहा हूं भाई आपको, ये निचोड़ है। कैसे कि भाई साइन का 30 60 90, साइन का 30 60 90 45 क्यों नहीं लिया? अब यहाँ पे 45 है नहीं ना, ये रहा 30, ये रहा 60 और ये रहा 90, इसलिए मैंने तीनों लिए। साइन की वैल्यू अगर 30 डिग्री पे देखेंगे तो क्या निकलती है 1/2, इसकी निकालें तो √3/2, और इसके निकालें तो ये 1 है। अब मुझे रेशो चाहिए, तो रेशो के लिए मुझे बराबर करना पड़ेगा, कुछ नहीं होता, सबके नीचे 1 तो होता ही है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 बनाने के लिए मैंने 2 से नीचे गुना किया, तो 2 से ऊपर भी गुना कर दिया, तो कुल मिलाकर मेरे पास क्या हो गया है 2/2 हो गया, क्योंकि तो अभी भी तो 1 ही है, 2/2 को लिख दूंगा तब भी तो काटूंगा तो 1 बनेगा, ठीक है। नीचे वाले वैल्यू अगर बराबर होती है रेशो बनाने में, आप नीचे वाले को खत्म कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर गौर से देखोगे तो आपके सामने 30 की वैल्यू, 30 के सामने जो 30 डिग्री है उसके सामने वाला क्या होगा 1, 60 के सामने वाले क्या होगी √3, और 90 के सामने वाले क्या होगी साइड 2। इन रेशो में डिवाइड हो गया और यही रेशो था, समझ में आ गया। तो अब मैं इसे दोनों तरीके से बोल सकता हूं। मैं ये बोल सकता हूं, इनमें से एंगल की बात करें, सबसे छोटा एंगल ये रहा, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1 √3, 2 में 1 है। √3 की वैल्यू तो 7 पॉइंट समथिंग आती है ना, कुछ 1.73 के आसपास, ठीक है। तो और यहां पर ये इससे बड़ी वैल्यू ये है और इससे बड़ी वैल्यू ये है 2 है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर √30 डिग्री से बड़ा 60 डिग्री है और 60 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये एक छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी। तो मैं कह सकता हूं आप दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 30 के सामने 1 या 1 के सामने 30, √3 के सामने 60 या 60 के सामने √3, ऐसे ही 2 के सामने 90 या 90 के सामने 2, ये दोनों ही पता होने चाहिए। अगर मैं आपको ऐसे ना देकर मैं एंगल दे देता हूं या एंगल गायब कर देता हूं, आपसे बोलता हूं ये चीज देखो, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, मैंने कहा है कि ये मेरे पास है 1, क्या है 1 है, ओहो चलो ये रहा, मैंने कहा ये साइड है 1 रेशो में, अगर ये 1 है तो इसके सामने क्या होगा ये 30 हो जाएगा, और ये तो 90 है ही है भाई, अगर 30 है तो बचा कुचा क्या होगा 60 होगा, 60 डिग्री, हाँ के ना, ठीक है। और ये 2 ही रहेगा,
ये बात समझ में आ गई। और या मैं ऐसे कहूं कि आपको मेरे पास ये 30 है, ये 60 है, तो आप समझोगे 60 के सामने √3 है और 30 के सामने 1 है और 90 के आगे 2 रहेगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। तो अब आपके सामने अगर नंबर दिखाई देगा तो आपको डिग्री दिखाई देनी चाहिए और डिग्री दिखाई देगी तो ये नंबर दिखाई देना चाहिए। अच्छा, कैसे निकलेगा समझते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई बोले कि ये वाली साइड जो है ना, मैं कहता हूं ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी साइड 10 है, तो मैं देखूंगा ए 10 दे रखा है ओरिजिनल में, आपके पास क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो 1 को 10 बनाने के लिए क्या करा होगा? 10 से गुना किया होगा। 10 से गुना किया होगा सर, सीधा सीधा 0 चिपकाया होगा। अगर इस पे 0 चिपकाया है तो आप इस पे भी चिपका देंगे, तो इसका मतलब AC की लेंथ वो क्या हो गई? लेंथ कितनी हो गई? 20। अगर इसकी बात करेंगे तो 10 यहां भी गुना किया होगा तो 10 √3। तो कहने का मतलब आपको जिसकी भी वैल्यू दे रखी है आप उसको कंपेयर कराएंगे उससे। जैसे मान लो अगर इसकी पूछे कि अगर AC की वैल्यू दे रखी है आपके पास कि भाई ये दे रखा है, मान लेते हैं 30 दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि ये 90 के सामने तो 2 होता है, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 30 बनाने के लिए? सिर्फ 15 से किया है। तो इसका मतलब इस सारी साइडों को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे 15 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसे 15 से करोगे तो 15 √3। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई साइड दे रखी है, मान लो अगर मैंने कहता कि मैं ये बोलता आपसे कि कोई साइड दे रखी है, जैसे मान लो ये दे रखी है 10, ऐसा बोल, ये दे रखी है 20 और ये दे रखिए 20 ये देखिए 20 √3। ठीक है, तब क्या करेंगे? मुझे बताना है, और यहां पर ये एंगल गायब कर रखा है, बताना भाई ये भी एंगल गायब कर रखा है। आपको सर साइड दे रखी है, एंगल निकालने हैं, तो क्या करोगे? सर ये 20 है, 20 √3 है, मैं 20 से काट सकता हूं क्या? मुझे तो रेशो चाहिए ना, मैं काट सकता हूं। सर ये 20 यहां से गया और यहां से गया, तो इसका मतलब ये 1 है और ये √3 है। इस √3 के सामने वाला एंगल ये रहा, तो ये 60 का होना चाहिए, और 1 के सामने वाला क्या होना चाहिए? 30 का होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो आ जाओ सवाल में आ जाते हैं, और अब देखो सवाल कैसे होगा। अच्छा, उस सवाल से पहले एक ये भी बड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये मान के चलना, नीचे से कोई चीज ऊपर देख रहे होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। आप मेट्रो में जाते हो तो एलिवेटर होता है नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो एलिवेटर, ये ऐसी एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये वाला एंगल जो बन रहा है। ठीक है, और ऊपर से कोई चीज नीचे देखी जाए तो आप, ये क्या होता है? इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे बोलते हैं उन्नयन कोण, और इसे बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन। ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण है। ठीक है, हिंदी में। पर अगर आप MCQ क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका ये कोई काम का नहीं रहेगा। आप यहां पर कोई भी इसकी वजह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं ये 30 है, ऐसा सवाल में लिख दिया कि 30 डिग्री है, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो आप ये मान के चलना अगर ये 30 डिग्री है तो यहां पर देखो भाई, ये वाला एंगल, ये वाला जो यहां से आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यहां पर एक ये दिखाई देगा एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होगा? ये बराबर होते हैं भाई, ये बराबर होंगे तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है तब भी आप इसी को मानेंगे, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है तो एंगल एलिवेशन तो यही है। तो आपको इसकी लैंग्वेज से सवाल में कोई फर्क दिखाई देना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास 3 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का सवाल है तो आप बिल्कुल वही मेथड यूज करेंगे जो क्लास में, स्कूल में कराते हैं। लेकिन आपके पास अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए सारी मेहनत कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आपको, लेकिन टाइम के बाद अगर आप करोगे ना तो 2 सेकंड से ज्यादा सवाल नहीं लगेंगे। अगर चीजें समझ में आ गई तो आओ सवाल पे आते हैं सीधे। सवाल है हमारे सामने, देखो क्या है। चलो, एक 14 मीटर की लंबी सीढ़ी दीवार के सारे टिकी हुई है। एक 14, मैं ऐसे बना देता हूं, ये मेरे पास सीढ़ी हो गई, ये 14 मीटर की है भाई। ठीक है, 14 मीटर की एक सीढ़ी दीवार के सारे टिकी हुई है, ये दीवार है मान लेते हैं। यदि सीढ़ी का आधार दीवार से, ये दीवार, ये सीढ़ी का जो आधार है, ये रहा आधार, और ये दीवार से 7 मीटर दूरी पर है। ये दीवार थी तो इससे 7 मीटर, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी? 7 मीटर है। तो उन्नयन कोण निकालो। मैंने कहा था उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो यही एंगल निकालना है ना। ठीक है, उन्नयन तो यही होता है, एलिवेशन। अवनमन होता तब भी यही है, तो आपको तो यही कोण निकालना है। अब मुझे फिर बताना, मैं देख रहा, मैंने कहा था कि यहां पर नंबर दे रखे हैं तो नंबर को रेशो में डिवाइड कर सकते हैं क्या? काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं सर। कैसे काटेंगे? ये देखो भाई, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब आपको समझ में आ गया होगा सर कि अगर ये 1 है तो इसके सामने वाला 30 होगा, ये 2 है तो ये 90 तो है ही है, तो इसका मतलब बचा कितना?
सर 30 हो चुका, तो ये 60 बच रहा होगा, क्योंकि √3 हमारे पास बचा है और √3 के सामने वाला 60 होता है। तो हमसे हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। ओके ना, ये तो कोई किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आंसर हो जाएगा 60। चलो आगे देखते हैं भाई। एक देते हैं, एक 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठा एक मोर है, जमीन के चलते हुए एक सांप को देखता है। फिर मैं कर रहा हूं यहां पर, यहां पर कोई मोर बैठा है, यहां पर कोई मोर बैठा है, और जमीन पे कोई यहां पर सांप रेंग रहा है, उसको देख रहा है। ठीक है, देखते हुए यदि सांप पेड़ के आधार से 10√3 मीटर दूर है, सांप की बात हो रही है, तो सांप ये रहा और ये रहा इसका पेड़ का आधार, यहां से 10√3 है, दूर है, यहां से यहां तक की दूरी है, तो आधार से इतना दूरी है, तो मोर की आंख से सांप के अवनमन कोण क्या होगा? फिर मैं कह रहा हूं अवनमन कोण हो, या हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या है? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन बनता तो यहां पर, लेकिन वो कब के लिए था? वो जब था जब 4 या 5 नंबर का सवाल करेंगे, 3 नंबर का सवाल करेंगे। 1 नंबर के सवाल में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सर ये इसकी बात ही कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, कितना होगा कि ये वाला एंगल बताना है। ये अगर √3 है, यहां पर 10√3 है, और ये 10 मीटर कौन सा था? पेड़ था, ये 10 मीटर पेड़ था। फिर मैं कहूंगा अभी एंगल नहीं पता है, तो फिर हम क्या करेंगे? काटेंगे सर, है ना, वैल्यू काटेंगे। 10 से यहां 1 बचेगा और 10 काट दूंगा, यहां √3 बचेगा, तो इसका मतलब 1 के सामने क्या होगा सर? 30 डिग्री हो जाएगा सर, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये रहा सर आंसर, ये रहा 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहले शुरुआत में जो टाइम लग गया वो सीखने में था भाई, और अब अगर सीख गए तो उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो देख लो। यदि जमीन पर खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई का √3 गुना हो, ये रहा मेरा खंबा, ये खंबा है और ये उसकी परछाई है, और ये कितनी है? √3 गुना है। तो अगर ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो इसकी ये √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। फिर मैं कह रहा हूं उन्नयन कोण, अरे यही निकालना होगा सिर्फ। ठीक है, क्या पूछा? एलिवेशन पूछा है, एलिवेशन तो ये रहा। अगर वो पूछता डिप्रेशन, तब भी हम यही निकाल रहे होते। तो 1 के सामने क्या होता है सर? 30 होता है सर, 30 डिग्री होता है आंसर। तो 2024 में पूछा है, तो आपको यहां पर tan की वैल्यू निकालना, ये निकालना, वो निकालना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आपको देख लेना कैसे आंसर निकालोगे। अगला देखते हैं, जमीन पर एक बिंदु से जो एक ऊर्ध्वाधर मीनार से के आधार से 30 मीटर दूर है। ठीक है, कोई बिंदु है, मान लो ये, और इस आधार से, मीनार के आधार से कितनी है? 30 मीटर दूरी पर है, ये 30 मीटर है। ठीक है, मीनार के सिर से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ये रहा भाई, यहां से बात करता हूं। फिर कह रहा उन्नयन कोण, अब उन्नयन बोले कुछ बोले, आप तो इसी के लिए काम करोगे, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, 30 के सामने वाला होता है 1, और ये कितना होता है? ये √3 होता है। तो कुल मिलाकर ये 1 है तो इसका √3 गुना होना चाहिए, ये 30 है तो इसका √3 गुना कितना हो जाएगा? 30√3। और आंसर ये रहा मेरे पास। बात समझ में आ रही है? तो कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? आपको चीजें पता होंगी, बस 60 के सामने √3, अगर ये 30 के साथ, अगर 1 की जगह 30 है तो इसका मतलब 1 को 30 से मल्टीप्लाई किया है, तो रूट को भी 30 से मल्टीप्लाई किया होगा। ये रहा आंसर। अगर कोई बोलता है, इसी सवाल में बोलता है कि मुझे बताओ ये वाली चीज, है ना, वो पतंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, रस्सी हो सकती है, सीढ़ी हो सकती है, इसका क्या होता? ये तो 90 के सामने क्या होता? 2 होता। सर जितना ये दे रखा है 30 है, तो ये 30 का 60 हो जाता। समझ में आ रही है बात? चलो एक और देखते हैं भाई, यहां पर क्या है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे पहला था। यदि जमीन पर खंबे की छाया खंबे की ऊंचाई से √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो अभी जैसा करा था, इसकी छाया √3 है, ये 1 है, तो 1 के सामने 30 होता है सर, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ये रहा मेरे पास आंसर। ठीक है, यहां पर देख, एक मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर, एक मीनार की ऊंचाई भी लिख देता हूं, मीनार की ऊंचाई ये 20 मीटर है। ठीक है, जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री हो तो समतल भूमि पर उसकी छाया की लंबाई बतानी है। अब इसकी लंबाई बतानी है, इसकी छाया ये रही, और ये 60 डिग्री बोल रहा है, 60 डिग्री मतलब ये बोल रहा है 60 डिग्री, तो आपको इसकी बताना है। तो 60 के सामने एक्चुअली में √3 होता है, क्या होता है? ये √3 होना चाहिए। इसके सामने ये 30 होगा तो ये 1 होना चाहिए। तो अब √3 की जगह लिख दिया 20, तो अगर √3 की जगह 20 लिख दिया तो इसे मैं क्या करूंगा? √3 से डिवाइड करूंगा, और जब ये बचेगा इससे डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं √3, अगर 20 को √3 से डिवाइड करूं और इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या बनेगा? 20√3, और ये रहा ये सवाल का आंसर। समझ में आ रहा है भाई? यहां पर हमारे 60 के हिसाब से तो ये √3 होना चाहिए था,
पर लेकिन दे रखा है 20, तो मैं इससे डिवाइड करूंगा और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर ये बात बन गई। तो कितनी टाइम लग रहा है, कितना, 2 से 3 सेकंड। अगर आपको सवाल समझ में आता है, सवाल पढ़ा और आप आंसर आप कहीं ले पा रहे हो कि भाई हमें 10 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 10 का 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, कुछ नहीं। ये करेंगे हम कब करेंगे, जब आपका सवाल 3 या 4 नंबर का होगा। 1 नंबर का सवाल के लिए इतना ही, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर 1 नंबर के या एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ये नहीं पूछता कि आपने निकाला कैसे, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। और आंसर ऐसे नहीं है तुक्का लगा के निकाल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से निकाल रहे हैं। ये देखते हैं भाई, यहां पर लिखा है एक 10 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर खंबा भूमि से 5 मीटर लंबी छाया डालता है। चलो मैंने लिख दिया एक हीरा, ठीक है। ये 10 मीटर लंबा खंबा है और ये जमीन पर क्या करता है, 5 मीटर लंबी छाया डाल रहा है। ये मेरे पास छाया है, ये खंबा था, ठीक है। चलो भाई, उसी समय एक मीनार भूमि पर 12.5 मीटर लंबी छाया डालती है। एक और कोई मीनार होगी और उसकी छाया कितनी है, उसकी छाया कितनी है, तो छाया मैं लिख देता हूं यहां पर 12.5, ठीक है। यह मीटर आपकी छाया डालता है। अब इस मीनार की लंबाई बतानी है। अगर ये आपको तरीका नहीं पता होगा ना, तो आप इसमें भी लगाओगे, फिर इसमें भी लगाओगे, जब आके आंसर आएगा। पर मैं कहता हूं देखो ध्यान दो, अब यहां पर सर 2 सवाल तो आ गए, तो गौर से देखोगे तो पहले अगर यहां पर सूरज होगा और ये धूप से अगर इसकी छाया 5 मीटर हो रही है, कितने की, ये 10 मीटर था, 10 मीटर की अगर 5 मीटर हो गई है ना, तो इसका मतलब आधी हुई है। अगर आधी हुई है तो यहां पर भी आधी हुई होगी, ये जितना भी होगा उसका आधा होगा। अब किसका आधा होगा भाई, 12.5 किसका आधा होता है सर, 25 का। तो इसका मतलब इसकी कितनी होनी चाहिए, मीनार की लंबाई 25 मीटर। और ये रहा इस सवाल का आंसर। अब मुझे बताओ क्या इसमें आपको टाइम लग रहा है, अगर छोटी छोटी चीजें पता होंगी तो आप ऐसे आंसर। और ये सारे वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में, मुझे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिले आपके हाइट एंड डिस्टेंस है, वो मैंने सारे लिख दिए। इसके अलावा भी आपको लगता है तो उसे भी भेजना, अगर वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसमें बहुत कम टाइम में सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो मैं कहता हूं कि भाई यहां पर लिखा है यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे भूमि पर 2√3 लंबी छाया डालता है। लो भाई 6 मीटर लंबा है। अच्छा यहां पर ये थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा सही, क्योंकि ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा हो गया ना भाई। ये 6 मीटर लंबा खंबा है और 2√3 की छाया डालता है। सूर्य की ऊंचाई क्या होगी, डिग्री में पूछा है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो बताओ। तो अब अगर हम देखो एंगल अगर हमें निकालना है तो हमें पता चलना पड़ेगा ये रेशियो क्या है। अगर मैं देखो 2√3 को मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, हाँ कि ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसे काटूंगा तो इससे एक बार में काट सकता हूं, इसे √3 बार में काट सकता हूं, क्योंकि अगर ये 6 है तो √3, अगर मैं 2√3 से डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, तो √3 ही बचेगा। इसका ये क्या है, √3 गुना है। अगर ये √3 गुना है तो इसका मतलब √3 के सामने वाली साइड पूछी है। सर √3 के सामने वाली साइड क्या होती है, 60 होती है बाबू, 60 होती है, ये रही 60 आंसर। आ रहा है समझ में। चलो और देखते हैं, ये देखते हैं भाई, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या है कि 16 मीटर और 10 मीटर ऊंचे खंभों की चोटी को एक तार से जोड़ा गया है। मैं कहता हूं चलो यहां पर ऐसे लिखते हैं, एक हीरा खंबा, ठीक है, ये कितना है भाई 16 मीटर, और एक खंबा हीरा, ये कितना है भाई, ये 10 मीटर है सर, 10 मीटर है। इनकी चोटी का है हीरा, इनकी चोटी का है हीरी, इसे क्या करा है, एक तार से जोड़ा गया है, मान लो तार हीरा, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दूं भाई यहां पर, चलो इसे ये जोड़ दिया, ठीक है, और यहां से इसे जोड़ देता हूं। अब इसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको यहां भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपका इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो आपको तार की लंबाई निकालनी है, इस तार की लंबाई निकालनी है। सवाल समझते हैं, 16 मीटर और 10 मीटर ऊंचे खंबे की चोटी एक तार से जोड़ा गया है।
ये 16 मीटर था, 10 मीटर था, इनकी चोटियों को जोड़ दिया, जिसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L दे रखी है। यदि तार 36 से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तार तो यही है ना भाई, यहां 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इस तार की लंबाई निकालनी है। अब इसे आप अपने तरीके से करोगे तो देख लेना कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो अलग तरीके से होगा। वो तरीका क्या है समझते हैं। मैं कहता हूं भाई ये 10 है तो यहां तक तो ये भी 10 होनी चाहिए। पूरी अगर 16 थी तो 10 यहां तक होगी, तो ये कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, अब 30 के सामने वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए थी, और ये क्या होनी चाहिए सर, ये 2 होनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब जितना होगा उसका डबल ही तो होगा, तो 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12। और ये रहा इस सवाल का आंसर, 12 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो देखो अभी ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो हमने सीखा था सिर्फ उसी पे काम कर रहे हैं, और यही पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, एक एक नंबर के क्वेश्चन। अब इनके लिए या तो तुक्का लगा लो या फिर अपने तरीके से करोगे, तो देख लेना जितने देर में हम सारे क्वेश्चन करेंगे उतनी देर में आपसे एक क्वेश्चन हो पाएगा। मैं तो यार समझा रहा हूं तब टाइम लग रहा है, अगर आपको एक बार चीज समझ में आ गई तो आप खुद ही देख लोगे, कर लोगे कितनी देर में। तो एक दोस्त वो है जो आपको, जिसके टीचर ने जैसे भी समझाया वैसे ही सॉल्व कर रहा है एक नंबर का क्वेश्चन, और एक आप हो, अगर आपको चीज समझ में आएगी तो आप देखना जितने में वो 20 क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना उतने में आप 10 क्वेश्चन कर दोगे सॉल्व। यहां पर देखते हैं भाई, एक सीढ़ी दीवार के सहारे लगी हुई है और 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार के सहारे लगी हुई है। चलो मैं लिखता हूं, ये रहा एक दीवार, ये रही सीढ़ी, ये यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, यदि सीढ़ी सीढ़ी का आधार दीवार से 2.5 मीटर दूर है, सीढ़ी का आधार ये रहा और ये दीवार ये 2.5 मीटर दूर है। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, ये 60 है तो इसके सामने वाली साइड √3 में होनी चाहिए, ये 30 है तो क्या होनी चाहिए, ये 30 है तो ये 1 होनी चाहिए, और ये 1 है तो ये क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब अगर 1 होगा तो 2 होगा, और ये 2.5 है तो 2.5 का कितना हो जाएगा, डबल, 2.5 का डबल 5 हो जाता है, और आंसर हो जाएगा ये रहा 5। ये हमने समझा है, इसलिए इसका आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, अच्छा अभी कितने क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो यहां पर देखो क्या है, 10√3 है भाई, 10√3 है, चाहे यहां कर लो 10√3 है। अब इसका आंसर आप खुद देना, ठीक है, चीजें समझाइए बिल्कुल वैसे ही कराए। अब इसके बाद क्या बचता है भाई, ये आपने खुद ने आंसर देना है। अगर आप कमेंट में आंसर दोगे तो इतने सारे फिगर बचते हैं, पर लेकिन इनसे सवाल में पेपर में आपके 3 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं। 1 नंबर का मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया, जो भी दिखाई दिए थे वो मैंने आपके सामने करा दिए। फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपको ये लगेगा सर आपने एक तरीके से करा दिए, सर बाकी तरीके तो नहीं कराए। अगर आपको इसके बाकी कॉन्सेप्ट समझने हैं, हर टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऐसे को कैसे करेंगे, इस तरह के फिगर बनेंगी, इस तरह की फिगर, तो काम तो फिगर में ही होता है। तो फिगर के इन सब फिगरों के सोल्यूशन आप 2 से 3 सेकंड में चाहते हो तो आपको कमेंट में डालना पड़ेगा भाई। अब जितने ज्यादा देखो, एक तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट में करोगे, दूसरा आपको लिखना पड़ेगा कि इसका सर दूसरा पार्ट लेके आओ, दूसरा पार्ट लेके आओगे तो भी। अब बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए आपको लग रहा है सर हाइट एंड डिस्टेंस तो हो गया, सर बाकी चैप्टर का भी एमसीक्यू करने का तरीका है। मैं कराऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वो भी 2 से 3 सेकंड के अंदर ही कराऊंगा, टेंशन मत लो। पर लेकिन उसके लिए अगर आपको इसकी सीरीज चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे से कॉन्सेप्ट है, छोटे से कॉन्सेप्ट से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एटलीस्ट जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं वो तो सारे हो जाएंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के बाद इस सीरीज में।